BA पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, अंतरराष्ट्रीय संबंध। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन BA पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड अपन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पेपर का है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, उसमें अपन प्लेटो पढ़ चुके हैं और प्रश्न का भी काफी हिस्सा पढ़ चुके हैं। अब आज अपन सेकंड पेपर के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अपन अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। हम जैसे सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा बहुत जान चुके हैं। जैसे विद्यार्थियों का 12th में रही है, 12th के अंदर पॉलिटिकल साइंस है, वो भी जानते हैं कि एक देश कभी भी पूर्ण नहीं होता। ये माना जाता है कि आज प्रत्येक देश किसी न किसी स्थिति में किसी दूसरे देश पर निर्भर रहता है और दूसरा देश उस खुद के प्रति थोड़ा बहुत निर्भर रहता है। इसलिए प्रत्येक देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी सीमाओं से बाहर जाकर दूसरे देश की सीमाओं से अपने संबंध स्थापित करता है। वो एक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करता है वो होते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। कि भारत है, जैसे अपन भारत की बात करें तो भारत अपने पड़ोसी देशों से कैसे संबंध रखता है, भारत अपनी जैसी विचारधारा वाले देशों से कैसे संबंध रखता है, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो शक्तिशाली देश है या शक्ति समूह से संबंधित देश है उनसे कैसे संबंध स्थापित करता है, ये भारत के संदर्भ में देखने की बात है। इसी प्रकार प्रत्येक देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी प्रकार से दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है, वो होते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। एक तो होते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध और दूसरी होती है विदेश नीति। ये दो शब्द एक जैसे नजर आते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो कोई भी देश दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करता है, संबंध पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। संबंध स्थापित करने के पीछे ये भी हो सकता है कि उसका हित भी हो और अहित भी हो, लेकिन वो किसी न किसी रूप में संबंध स्थापित जरूर करता है प्रत्येक देश के साथ। इसलिए वो विदेश यात्राएं करते हैं, बैठकें आयोजित करते हैं, एक दूसरे देशों के शासनाध्यक्ष राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करते हैं और नई नई पॉलिसी स्थापित करते हैं, नए नए समझौते करते हैं, जिसके माध्यम से वो सारी कंट्री एक दूसरे जो देश में जो समझौते स्थापित किए उसके अनुसार नीति बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो सारे संबंध होते हैं ये चूंकि फॉरेन पॉलिसी पर आधारित होते हैं कि कोई भी देश अगर दूसरे देश के साथ कोई संबंध स्थापित कर रहा है और अगर उन संबंधों के माध्यम से उस देश की कहीं ना कहीं किसी न किसी स्तर पर कोई प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है कि उस देश की फॉरेन पॉलिसी काफी मजबूत है। क्या है? फॉरेन पॉलिसी काफी मजबूत है कि उसकी विदेश नीति, कि वहाँ का विदेश मंत्री, वहाँ का प्रधानमंत्री या वहाँ का राष्ट्रपति किस प्रकार से, किस नजरिए से ये देखता है कि जिसके माध्यम से उसके देश के राष्ट्रीय हित सध सके, अपने देश की प्रगति हो सके और राष्ट्रीय हितों में अभिवृद्धि हो सके। जो देश अपने राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि करने में सफल हो जाता है उस देश की विदेश नीति सक्सेस मानी जाती है, सफल मानी जाती है। अगर वो किसी प्रकार से कोई वृद्धि नहीं कर पाता तो विदेश नीति विफल हो जाती है, अनसक्सेस मानी जाती है। अब अगर अपन अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बात करें तो अपन जो BA पार्ट थर्ड में पढ़ते हैं इसमें मेनली अपन 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के संबंध में बात करें कि 1945 के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से संबंधों में वृद्धि हुई है या बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय शक्ति का संतुलन जो वो किस ओर झुक गया है, उसका कांटा किस ओर गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्तियों का संतुलन किस ओर जा रहा है। हम देख रहे हैं कि 1945 में कोई देश सर्वोपरि था, 50 में कोई हो गया, 60 में कोई हो गया, 80 में कोई हो गया, 90 में कोई हो गया। इस तरह से 2020 में कोई और ही देश सर्वोपरि होते चले गए। हमने ये देखा कि अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस वो
स्तर पर बनी है। कैसे कैसे बनी है, जैसे अपन अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे यूएनओ बना है, नाम बना है, नाटो बना है, सीटो बना है, सार्क बना है, आसियान बना है, सेंटो बना है। इस प्रकार अगर अपन देखें नाम यूएनओ, नाम, नाटो, सीटो, सेंटो, सार्क, आसियान इत्यादि इत्यादि जो ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस क्यों बने हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने के पीछे क्या कारण रहा है, हम देखेंगे कि नाम बना था जब कोई और शक्तिशाली था, यूएनओ की स्थापना हुई थी जब कोई और देश शक्तिशाली नाम की, कोई और नाटो में, कोई और सीटो में, कोई और सार्क में, कोई और आसियान में। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस किन स्थितियों को लेकर बनते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के क्या फायदे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन ऑर्गेनाइजेशंस को बनाने की क्या महत्वपूर्ण स्थिति रही है, ये हम देखते हैं। अब अपन जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ते हैं, इसमें जो इस पूरी पुस्तक का सार है, इसमें जो मेन चीज है, एक तो है कि ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अंदर पूरी किताब में कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन थे, संगठन, कुछ तो सैनिक संगठन है, कुछ सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए संगठन है, और कुछ पढ़ते हैं हम फॉरेन पॉलिसीज की साथ। अगर हम देखें कि विदेश नीति, इसमें कुछ तो संगठन दे रखे हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसीज दे रखे हैं, जैसे भारत की विदेश नीति, चीन की, अमेरिका की, यूएसएसआर, रूस की और अन्य विदेश नीति, पाकिस्तान, जापान, इस तरह से जो विदेश नीति है, इनके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश है, भूटान है, तो अपना अफगानिस्तान है। हम इसमें जो खासकर पढ़ते हैं, कुछ तो ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसीज पढ़ते हैं, और कुछ हम सिद्धांत इसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत और व्यवहार की जो बात करें, जैसे शक्ति संतुलन, द्वैतांत, तो ये चीजें कैसे चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या महत्व है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संतुलन किस प्रकार स्थापित होते हैं, किस प्रकार से सारी चीजें चलती हैं, ये बहुत सारी चीजें हम इसमें देखने को पड़ती हैं। हम ये जानते हैं कि जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत की स्थिति कैसी है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, इसको पढ़ते आए, देखते आए, जानते आए, सुनते आए कि भारत कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थिति किस प्रकार की, ये हम जानने की कोशिश करें। जब हम ये जान लेंगे कि भारत की स्थिति कैसी और कहाँ स्थित है, और फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत देश अन्य देशों के साथ संबंध स्थापना की प्रक्रिया में किन किन नियमों का पालन करता है। जो भारत पालन करता है वो ही मोस्टली अन्य देश पालन करते हैं, मोस्टली सभी देश वो ही रीति नीतियों का पालन करते हैं जिनका भारत करता है। हो सकता है कि यहाँ लोकतंत्र अपनाया गया हो, कहीं अधिनायक तंत्र अपनाया गया हो, कहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था रही हो, कहीं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था रही हो, तो ये अलग प्रकार की स्थिति हो सकती है कि यहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है, द्विदलीय, ये अलग मैटर है। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट क्या होता है कि जो एक कंट्री जिन रीति नीतियों को अपनाता है, वो ही रीति नीतियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक देश अपनाने की कोशिश करता है। अब हम ये देखें कि इन सारी चीज़ों को समझने के बाद उससे कोई खास समझने वाली स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम जाने के लिए है क्या। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय कि कोई ऑर्गेनाइजेशन में अपन जैसे संगठन ले लिया, अपन इसमें सबसे पहले नाम की बात करें, गुट निरपेक्ष, ये नाम है। तो हम अगर बात करें कि ये जो संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बात की जाती है इस संगठन की, कि पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि दो शक्तियां थी, शक्ति संतुलन की हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो थी। एक तो थी पूंजीवाद
जिसका यूएसए था करता रहता। एक थी यूएसएसआर, सोवियत संघ, ये थी साम्यवादी, ये साम्यवादी। अब पूंजीवादी और साम्यवादी। अब क्या हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी देश थे, क्योंकि बहुत ज्यादातर देशों की बात करें तो ज्यादातर देश गुलाम हुआ थे, गुलाम थे उस समय, और गुलाम देश जैसे ही नवोद क्या हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, तो उनके सामने एक स्थिति पैदा हो गई कि हम किस ओर जाएं, पूंजीवादी या साम्यवादी, किस संगठन की जाए, पूंजीवादी तरफ जाए या साम्यवादी तरफ। तो ऐसी स्थिति में कुछ महान राजनेताओं ने दुनिया के लिए ये सोचा कि हम क्यों ना किसी भी संगठन को छोड़ दें और एक अपनी नई स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएं, कि हम ना पूंजीवादी अपनाएं और ना हम साम्यवादी अपनाएं, हम एक नई स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समूची विश्व व्यवस्था दो भागों में बट गई, साम्यवादी और पूंजीवादी। कौन कौन सी? साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवाद का नेतृत्व कौन था? सोवियत संघ। और पूंजीवादी व्यवस्था का नेतृत्व करता था अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऐसे में एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका, इनके जो नवोदित कंट्रीज थे उनके सामने ये संकट पैदा हो गया कि वे कौन सी नीति अपनाएं। तो उन्होंने इन दोनों गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई, जिसे अपन गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। आज इसमें लगभग 121 देश हैं। कितने देश हैं? 121 देश इसके आज वर्तमान में सदस्य हैं। और यह एक आंदोलन का रूप ले चुका है, मूवमेंट, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपन बोलते हैं। तो ये एक आंदोलन का और विश्व का दूसरा बड़ा संगठन ये बन चुका है। इसे भारत के जो इस संगठन को जो बनाया था नाम को, ये नेहरू, नासिर और टीटो, ये भारत से थे नेहरू जी, ये मिस्र के थे, ये इन तीनों देशों के बड़े राजनेताओं ने मिलकर इस संगठन को स्थापित किया था। और उन्हीं का परिणाम कई बार इसे बहुत से एक प्रतिबद्धता, कोई तटस्थता, कोई अलगाववाद, कोई एक पक्षवाद, इस तरह से इसे अलग अलग शब्दों के नामों से जानते हैं। लेकिन यह एक, अगर फिर भी अपन बात करें तो गुटनिरपेक्षता एक सकारात्मक नीति मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? कि सबसे पहले गुटनिरपेक्षवादी जो देश है वो ये निर्णय करते हैं, किसी भी देशों का टकराव होता है कि अच्छे और बुरे या सही और गलत का निर्णय करते हैं, जो सही होता है उसी का समर्थन करते ये है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा जाता है। अब इसके बारे में अपन बचा हुआ कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।